हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और पिछली क्लासेस में हम क्या बात कर रहे थे? पिछली क्लासेस में हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में। और सॉलिड स्टेट में हमने जो पिछले लेक्चर के बारे में बात करी थी, वो बात करी थी कि कोई भी सॉलिड हम देखते हैं तो उसमें पैकिंग किस टाइप की पाई जाती है। उसमें एक बार जस्ट रिवीजन मार दूं, उसके बाद की कहानी अपन शुरू करेंगे। क्या है, पहले उस कहानी को समझो। पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी सर पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में। जस्ट समझते हुए चलना, किसके बारे में बात करी थी? पैकिंग इन सॉलिड्स। सफेद रंग दिखता ही नहीं है। पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में बात करी थी। और जब हम सॉलिड्स में पैकिंग की बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि सॉलिड में पैकिंग, हाँ सबसे पहले तो वन डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है, जो एक्चुअल में नहीं पाई जाती है। चलो वन डायमेंशनल, क्योंकि सॉलिड तो थ्री डायमेंशनल होता है, लॉजिक समझते चलना। फिर टू डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करी थी। फिर टू डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करी थी। टू डायमेंशनल पैकिंग में हमने क्या बात करी थी बेटा? हमने बात करी थी सर की स्क्वायर टू डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है, स्क्वायर टू डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है, फिर हेक्सागोनल टू डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है, हेक्सागोनल टू डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है। फिर इन्हीं पैकिंग के ऊपर हमने पहले बेस लेयर बनाई और इसके बाद थ्री डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी? थ्री डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करी। और एक्चुअल में पैकिंग यही पाई जाती है और इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। क्लियर है? और मैंने बताया था पैकिंग के बावजूद जब कोई खाली जगह बच जाती है तो उसे अपन वॉइड कहते हैं। जैसे हमने थ्री डायमेंशनल पैकिंग देखी थी, मान लीजिए एफसीसी की बात करें या सीसीपी की बात करें, एफसीसी की बात करें या सीसीपी की बात करें, मेरे पिछली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है, या टॉपिक था कि एफसीसी या सीसीपी के बारे में बात करें। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या क्यूबिक क्लोज पैक्ड अपन जिसे नाम देते थे, जिसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने पाए जाते थे? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने पाए जाते थे? 4 पाए जाते थे, मैंने आपको बताया था। तो भैया अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 पाए जाते थे तो मैंने बताया था बेटा कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी बनती थी? 4 बनती थी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनती थी? 8 बनती थी। क्योंकि अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतनी ही होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल होती है। और मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 बन रही हैं तो उसमें से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनती थी? एफसीसी के बॉडी सेंटर में बनती थी। और 3 कहां बनती थी? 3 कहां बनती थी? 3 बनती थी अपने एज के सेंटर में। कहां बनती थी? एज के सेंटर में बनती थी। ये हमारी पिछली क्लास की कहानी थी। ये हमारी पिछली क्लास की कहानी थी। आई होप आप इस कहानी को बहुत भली भांति वाकिफ होंगे। अब मेरी जो कहानी है, जो मेरी जुबानी निकलना है, अब मेरी जो कहानी है वो ये है कि आज मैं कोई भी सॉलिड है, ठीक है, स्पेशली मैं उठाने जा रहा हूं किसी आयनिक सॉलिड्स को। स्पेशली आज की जो मेरी कहानी रहेगी वो किसी आयनिक सॉलिड के बारे में रहेगी। अब मैं जब आयनिक सॉलिड के बारे में बात करूंगा तो कभी भी मैं किसी आयनिक सॉलिड को देखूंगा, किसी भी आयनिक सॉलिड को देखूंगा तो आयनिक सॉलिड कैटायन से मिलकर बना होता है और एनायन से मिलकर बना होता है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन होते हैं या एनायन होते हैं, ठीक है। कैटायन या एनायन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहते होंगे, जैसे कि अपन ने सॉलिड्स के बारे में अभी तक देखते आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कैटायन और एनायन जो अपन देखेंगे आयनिक सॉलिड में, उनके साइज में तो डिफरेंस पाया ही जाएगा, उनके साइज में तो डिफरेंस पाया ही जाएगा। तो अब हम जो बात करेंगे कैटायन और एनायन में, उसमें हम बात करने जा रहे हैं रेडियस रेशियो के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रेडियस रेशियो के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर है रेडियस रेशियो इन सॉलिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स। क्या स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयनिक सॉलिड? एनसीईआरटी में इस चीज को इतना डिटेल में नहीं दिया है बेटा, लेकिन ये नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं। इसे मैं बहुत डेप्थ में ले जाऊंगा, कहानी को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए रेडियस रेशियो इन सॉलिड्स। पहली कहानी यही होगी, दूसरा होगा स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयनिक सॉलिड। आज ही के लेक्चर में अपनी कहानी खत्म हुई। रेडियस रेशियो के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? रेडियस रेशियो के बारे में बात करें। तो समझना रेडियस रेशियो सबसे पहली बात होता क्या है, ठीक है। रेडियस रेशियो सबसे पहली बात होता क्या है? आपका कोई भी आयनिक सॉलिड है, आप किसी भी आयनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। आयनिक सॉलिड के बारे में बात करें तो आयनिक सॉलिड एक कैटायन से मिलकर बना होता है, कैटायन से मिलकर बना होता है, और एक किससे मिलकर बना होता है? एनायन से मिलकर बना होता है, एनायन से मिलकर बना होता है, ठीक है। कैटायन से मिलकर बना होता है और एक किससे मिलकर बना होता है? एनायन से मिलकर बना होता है। अगर मैं रेडियस ऑफ कैटायन
रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो निकालूं तो उसे अपन नाम देंगे क्या, रेडियस रेशियो इन सॉलिड्स। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशियो। बोलो क्या बोला, किसकी रेडियस, कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, इसे नाम दिया जाएगा रेडियस रेशियो। अब क्या होता है, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं भैया, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे जाके बता दूं, कभी मैं भी तो बच्चा हुआ करता था ना, हम क्या कर देंगे, ऊपर एनायन तो नहीं था, नीचे कैटायन तो नहीं था, ऐसी कहानी कर देते हैं। तो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं ना सीए, जो कॉमर्स लेते हैं बच्चे, वो सीए की तैयारी करते हैं, तो सीए करके याद करो, ऊपर कैटायन और नीचे एनायन, तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज अ रेडियस रेशियो। अब लॉजिक समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब रेडियस रेशियो क्या होती है समझना। सबसे पहली बात, इस कहानी को मैं समझाना शुरू करता हूं, इस कहानी को समझाना शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले क्या पता चला, लिखते भी हुए भी चलना, उसके बाद कहानी। सर हमें पता चल गया रेडियस रेशियो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब अगर मुझे पता है कि अगर कैटायन का साइज बढ़ता गया, कैटायन का साइज बढ़ता गया या रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती गई, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती गई, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती गई, तो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती गई तो रेडियस रेशियो, देखो रेडियस ऑफ कैटायन अगर बढ़ती गई तो रेडियस रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रेडियस रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रेडियस रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, कहानी को बहुत अच्छे से समझ रहा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर कैटायन की रेडियस बढ़ती गई तो रेडियस रेशियो बढ़ता जाएगा, और अगर रेडियस रेशियो बढ़ता जा रहा है बच्चों, अगर रेडियस रेशियो बढ़ता जा रहा है, रेडियस रेशियो बढ़ता जा रहा है, समझना जी, रेडियस रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बढ़ती जाती है। क्या ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी? यस सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है, जो कि आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर रेडियस रेशियो बढ़ता गया तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होती जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बढ़ती जाएगी। समझना, अब मैं मेनली बात कर रहा हूं यहां पे कैटायन की, किसकी बात कर रहा हूं, कैटायन की। लॉजिक समझना, अगर मान लो सुनना, अगर आप रेडियस रेशियो जब भी निकालते हैं तो कंडीशन क्या रखी जाती है, कंडीशन क्या रखी जाती है, ध्यान देना, कंडीशन क्या रखी जाती है, ठीक है। जब भी आप रेडियस रेशियो निकालते हैं तो कंडीशन हम यही मानते हैं, और एक्चुअली होता यही है कि ठीक है, एटम शुड बी सॉलिड, एटम शुड बी रिजिड सॉलिड, बिल्कुल सही है सर, सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय एनायन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम किसी भी आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, किसी भी आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, तो मैंने आपसे यही कहा कि सर अगर रेडियस रेशियो बढ़ता गया, वो कब बढ़ेगा, जब रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती गई, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ी तो रेडियस रेशियो बढ़ा, रेडियस रेशियो बढ़ा तो सर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बढ़ती गई। तो अगर समझना, कैटायन को एनायन सराउंड करेंगे, मैंने क्या बोला, एटम शुड बी रिजिड सॉलिड एंड कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय एनायन। दूसरी चीज, anion and anion must be not touching each other। अपनी थोड़ी इंग्लिश इधर उधर हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे समझना, anion and anion must be not touching each other। anion और anion को एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। अगर एक दूसरे को anion और anion टच करेंगे तो समझना anion और anion एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, एनायन के पास उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एनायन के पास उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दूसरे एनायन के पास उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन दोनों में क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। एनायन और एनायन एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनायन और एनायन एक दूसरे को अगर टच करने लग गए तो भैया इनमें रिपल्शन होने लगेगा और स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इसी के आगे लिख रहा हूं, इफ एनायन एंड एनायन टचिंग ईच अदर, एनायन एंड एनायन टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टचिंग ईच अदर, देन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट बी लो, देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सिंपल तरीके से लिख देते हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस,
बस कॉन्सेप्ट पे जाना, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। इस लॉजिक को मैं इलॉबरेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको इतनी डेप्थ पे जाना चाहिए कि हाँ सर रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। देखो बेटा मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ सकूं यार, एकदम कीड़े की तरह मैं घुसना चाहता हूं आपके दिमाग में। मेरा ये नहीं है कि पढ़ाए निकल गए, ठीक है आपको पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, अपना एक ही काम है, पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि दिमाग में घुस जाओ। तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज अ रेडियस रेशियो, ठीक है सर। अब मैंने कहा कि कैटायन की रेडियस बढ़ी तो रेडियस रेशियो बढ़ा, रेडियस रेशियो बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ती गई, अच्छी बात है, ठीक है। अब सर आपने कहा कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि अगर हम बात करें कि कोई आयनिक कंपाउंड स्टेबल है, तो मैंने कहा कि भैया कैटायन को एनायन घेरना चाहिए, ठीक है, कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय एनायन, ठीक है। एनायन एनायन एक दूसरे को टच ना करें, क्योंकि एनायन एनायन एक दूसरे को टच करेंगे तो आपकी ये बात समझने वाली है कि भैया स्टेबिलिटी आपकी घट जाएगी। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। if cation is surrounded by maximum number of anion, अगर कैटायन इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, अगर कैटायन को मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन सराउंड करे, मुझे समझना यार, अगर आज मैं 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना, इमेजिन करना, और मैं कल 6 को पढ़ाऊं, अगले दिन 8 को पढ़ाऊं, अगले दिन 12 को पढ़ाऊं, खुद ही बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे कि अगर आज मैं 4 नहीं मान लो 10,000 को पढ़ा रहा हूं, अगले दिन 20,000 को पढ़ाऊं और अगले दिन मैं 1 लाख को पढ़ाऊं, स्टेबिलिटी मेरी कब ज्यादा होगी, मुझे पढ़ाने में कब मजा आएगा? बेटा जब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखेंगे ना जो सर फील करते हुए मेरे से पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ाने में तब मजा आएगा। तो सेम वही कहानी है, इफ कैटायन इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है बेटा, अगर कैटायन को मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन सराउंड कर रहे हैं और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, देन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस, देन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस, तब स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस। लॉजिक समझ आया? लॉजिक समझ आया? अब समझना सर, मतलब हमको ये पता चल गया कि अगर कैटायन बड़ा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। लॉजिक समझते चलना, पहले इतना नोट डाउन करो, पूरी कहानी को एकदम मक्खन की तरह करना है, पहले इतना नोट डाउन करो, समझ आ रहा है? एटम शुड बी रिजिड एंड सॉलिड, कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय एनायन, एनायन एनायन एक दूसरे को टच ना करें और कैटायन को मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से घिरा रहना चाहिए, ठीक है सर, कर लिया नोट डाउन? कहानी बहुत अभी स्मूथली चल रही है, स्मूथली ही चलने देना, थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा और अपन भी मैथ्स में वीक, आप भी मैथ्स में वीक, हो सकता है आप लोग होशियार हो यार। चलो अगर इतना नोट डाउन करा तो मेरी कहानी समझना, रेडियस रेशियो अगर मुझे निकालना है, देखना आप डिफरेंट टाइप के रेडियस रेशियो देख रहे होंगे, ये कहाँ से आई कहानी सर? आप डिफरेंट टाइप के रेडियस रेशियो देख रहे होंगे, उसमें वॉइड कैसे बन रही है। मैं एक कहानी को बताऊंगा क्योंकि कहानी नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगी और आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएगी, बीएससी लेवल की चली जाएगी, ठीक है, उतना अपने को जाना नहीं है, लॉजिक समझना। लेकिन आया कहाँ से, आपको दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मेरे पास पहली कंडीशन में बोल रहा हूँ मेरा कैटायन बहुत छोटा है, कैटायन इज वेरी स्मॉल, जस्ट लॉजिक समझना, मैं तो बस आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा कैटायन है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, एनायन एक दूसरे को टच ना करें, तो भैया एक एनायन इधर हो सकता है, एक एनायन इधर हो सकता है, अगर ये बढ़ गया तो ये टच करने लगेंगे, सीधी सी बात है। तो सर इस केस में आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। अब समझना, कैटायन बढ़ा, मैंने क्या कहा, एक कैटायन को 2 ही एनायन सराउंड कर पाए। अब भी अपन ने कॉन्सेप्ट में बात करी कि भैया अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन सराउंड करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना देखने मिला, 2 देखने मिला। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाता हूं, देखना कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, कैटायन को मैंने थोड़ा क्या कर दिया, कैटायन का साइज मैंने थोड़ा लार्ज कर दिया। कॉन्सेप्ट समझना, ये कैटायन को मैंने थोड़ा लार्ज कर दिया। देखना बेटा, मैं 3 डायमेंशनली उतना अच्छे समझा नहीं पाऊंगा, फिर भी कोशिश यही करूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाऊं, ठीक है। चलो ये एक दूसरे के वैसे टच नहीं करने चाहिए तो ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चलो ठीक है, समझना। अब यहां पे अपने एक कैटायन को 3 एनायन घेरे हुए हैं, ठीक है सर, ये भी एनायन,
ये भी एनायन, ये भी एनायन और ये भी एनायन। ठीक है सर, एक कैटायन को 3 एनायन घेरे। अब आपको पता है इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी, यहां से यहां मैं जैसे ही जाऊंगा, अगर कैटायन को ज्यादा नंबर में एनायन घेरेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती गई, मेरी स्टेबिलिटी क्या होती गई, मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती गई। लॉजिक समझना, मैंने इसके वन शॉट रिवीजन वीडियो भी कराए हैं, लेकिन वहाँ उतना डेप्थ में नहीं बताई हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें अगर आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सर कहाँ से आई कहानी? अब देखना, मेरे पास है कैटायन को कितने ने घेर लिया, 3 एनायन ने घेर लिया। अब मुझे रेडियस रेशियो निकालना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे रेडियस रेशियो निकालना है। ये मेरा कैटायन छोटा सा था, ये मेरा कैटायन छोटा सा था, इसकी रेडियस को मैंने मान लिया r, इसकी रेडियस को मैंने कितनी मान लिया, r मान लिया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, मैंने इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, ठीक है, इसका सेंटर पकड़ा और इसका सेंटर पकड़ा और इसका सेंटर पकड़ा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल आर, इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लॉजिक समझ पा रहे हैं? ओहो एक मिनट, इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल आर बोल रहा हूं ना, ठीक है, इसकी रेडियस को मैंने कितनी माना है, स्मॉल आर मानना है। कितनी माना है? स्मॉल आर मानना है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा डायग्राम छोटा ही आएगा, इसको स्मॉल आर मान लिया मैंने। अब ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है सर, लेकिन मैंने इसको पकड़ा, देखना इसके सेंटर से इसको टच करा, करा टच, ठीक है, करा टच। अब देखना इसकी रेडियस को मैंने कितना माना है, कैपिटल आर, तो ये भी कितना होगा, कैपिटल आर ही होगा। इसकी रेडियस ये देखो यहां से यहां टच हुई है, ये देखो ये टच कर रहे हैं, कैपिटल आर, और ये कितना हुआ, ये आर हुआ सर। तो लॉजिक समझना क्या है, देखना बेटा, देखना देखना देखना, मैं इसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा एनायन है, रेडियस रेशियो निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ये अगर आर है, ये देखना ये भी आर हुआ, तो ये कितना हुआ, कैपिटल आर हुआ। बोलो कितना हुआ, कैपिटल आर हुआ। यस सर हुआ, ये आर तो ये कैपिटल आर हुआ। ठीक है सर, यहां तक की कहानी भी कितनी हुई सर, कैपिटल आर हुई। सर यहां तक की कहानी भी कितनी हुई सर, कैपिटल आर हुई। समझ रहे हैं? इसको मिलाया मैंने, इसको मिलाया मैंने, इसको मिलाया मैंने, बिल्कुल मिला दिया सर। अब ये जो ऊपर वाली कहानी है वो कैसी है, यहां तक स्मॉल आर, ये कितनी हुई, कैपिटल आर हुई, ये कितनी हुई, कैपिटल आर हुई। ये पूरा एंगल 60 था, तो ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, ठीक है। और ये कहानी हो गई कैपिटल आर की, कैपिटल आर की। मुझे रेडियस रेशियो निकालना है। मुझे क्या निकालना है, रेडियस रेशियो निकालना है। रेडियस रेशियो क्या होता है सर, रेशियो ऑफ, बोलो रेडियस रेशियो क्या होता है। लॉजिक देखना, थोड़ी टफ लग रही होगी कहानी, टफ तो वैसे होनी नहीं चाहिए, टफ तो वैसे होनी नहीं चाहिए। मैंने क्या करा, एक कैटायन को 3 एनायन घेर रहे थे, कैटायन की रेडियस को मैंने स्मॉल आर माना, ठीक है, ये स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर मैंने माना, ठीक है, ठीक है, और ये कैपिटल आर माना, ये तीनों को जोड़ा, ये एंगल 60 डिग्री था, लेकिन मैंने ये इतना सा पोर्शन उठाया, इतना सा पोर्शन उठाया, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये मुझे नहीं पता, ये भी कैपिटल आर मैंने उठाया, और इसी को इलॉबरेट करके यहां दिखा रहा हूं, इसी को इलॉबरेट करके यहां दिखा। अब मुझे रेडियस रेशियो निकालना है। व्हाट इज रेडियस रेशियो, रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन। अब यहां से कैसे निकालूं बेटा, एक बेसिक कहानी होती है मैथ्स की, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो समझ जाओ, अगर नहीं पता तो समझ जाओ। जो बेस होता है, जो बेस होता है अपॉन हाइपरटोनिस होता है, बेस अपॉन हाइपरटोनिस, बेस अपॉन हाइपोटोनिस किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर होता है, और cos थीटा के बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। बेस कितना है मेरा, बेस कितना है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा, ये मेरा एंगल बन गया, हाइपोटेन्यूस कितना, और ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा, आर प्लस आर है, ठीक है, और cos थीटा cos 30 के बराबर है, cos 30 के बराबर है। अब cos 30 की वैल्यू होती है, अभी मुझे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, √3/2 होती है, कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है सर। मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन। बोलो रेडियस रेशियो यही होता है अपना, यस सर होता है। अब देखना, मैंने आर लिखा इसे, इधर मैंने लिखा √3/2 और इधर मैंने लिख दिया r प्लस आर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, चलो ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको इधर ले गया, मैं अपने तरीके से कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है, 2r अपॉन √3, यस सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और ये किसके बराबर हो गया, r प्लस आर के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, r प्लस आर के बराबर हो गया। अब मैंने r को इधर लाया, 2r अपॉन √3 माइनस आर, ये किसके बराबर हो गया, स्मॉल आर के बराबर हो गया, ठीक है। अब मुझे एलसीएम लेना है, तो मैंने इधर भी √3 से और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करा, तो 2r माइनस √3r अपॉन √3,
इज इक्वल टू आर। अब ध्यान दीजिएगा √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, ठीक है। तो मेरे पास कहानी क्या आई, मेरे पास कहानी क्या आई, देखना जी मेरे पास कहानी क्या आई, मेरे पास कहानी क्या आई कि 2r माइनस 1.732r 73 √3 की वैल्यू कितनी थी 1.732r अपॉन 1.732r, ठीक है, किसके बराबर है स्मॉल r के। अब मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लूं, किसका यूज कर लूं बेटा, कैलकुलेटर का यूज कर लूं। देखिएगा मोबाइल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, हमारी मैथ्स काफी वीक है, समझते ही होंगे आप लोग। आपने 2 में से 1.732 माइनस करा तो ये आ गया 0.268, कितना आ गया 0.268, ठीक है। ये यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ आर नहीं आया, ऊपर आ गया 0.268 और कैपिटल आर, और नीचे आ गया 1.732 और ये किसके बराबर है आर के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान देना 0.268 डिवाइड बाय 1.732 ये आ गया मेरा 0.154 इंटू समथिंग समथिंग, तो मैंने कह दिया 0.155, कैपिटल आर को मैं नीचे ले गया तो आर अपॉन स्मॉल आर। क्या बेटा ये मेरा रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन है, रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन है। ऊपर कौन है मेरा, ऊपर कौन है मेरा, ऊपर कैटायन का रेडियस और नीचे किसका रेडियस, नीचे एनायन का रेडियस। यस सर, कितना आ रहा है, अभी 0.155 आ रहा है, ठीक है। अब कैटायन की रेंज अगर बदलती जाए तो 0.155 से ये कहानी 0.225 तक जब तक जाएगी, समझना, ये कहानी 0.155 से 0.225 तक जब तक जाएगी, बीच में क्या ट्रायंगुलर वॉइड दिख रही है आपको, क्या इसी टाइप की होती है ट्रायंगुलर वॉइड जो बीच में बनती है। यस सर। और जैसे जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना दिख रहा है, एक कैटायन को कितने एनायन ने घेरे हुए हैं, 3 एनायन ने घेरे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैं देख रहा हूं ना, मैं सीधा साधा किसी 3 के साथ जाता दिखूं, तुम बोलोगे आज तो सर 3 के साथ दिखे थे, सर का कोऑर्डिनेशन, अबे अपन केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं ना बेटा, सर का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कल 6 के साथ दिख जाऊं, आज तो सर 6 के साथ घूम रहे थे, अकेला इंसान 6 के साथ घूम रहा था। अबे दोस्त मेरे दोस्त 6 दोस्तों के साथ घूम रहे थे आज सर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कल मैं 8 के साथ घूमते हुए दिख जाऊं, आज तो सर 8 दोस्तों के साथ घूम रहे थे, सर का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और याद रखना ये कब होगी कहानी, अगर कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, रेडियस रेशियो बढ़ता जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा और स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। मैंने एक के लिए बताया कि कैसे आती है कहानी, पहले प्लीज आप इसे नोट डाउन करें, बहुत प्यारी कहानी है, मेरी जुबानी है, जल्दी आइए। सिंपल कहानी थी ना, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नहीं होगी, बोलो क्लियर है, चलो अगर क्लियर है तो कहानी को समझिएगा कि सर अगर रेडियस रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन, ठीक है, उसकी रेंज मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे आई होगी, ठीक है। 0.155 से 0.225 आ रही है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 3 देखने मिलता है, ठीक है। और वॉइड कैसी आती है, ट्राइएंगुलर वॉइड आती है, किसमें देखने मिलता है, ये एग्जांपल ये B2O3 में देखने मिलता है, याद कर डालो। हाँ फाइनली चीजों को याद कर डालो, कहां से आई क्या आई मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब रेडियस रेशियो, रेंज याद रखना 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414 आ रहा है रेडियस रेशियो, 0.225 से 0.414 आ रहा है रेडियस रेशियो। तो याद रखना इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखने मिलेगा, और ये वॉइड होगी टेट्रागोनल वॉइड। कौन सी होगी, टेट्रागोनल वॉइड। एग्जांपल कौन होगा इसका, ZNS। कौन होगा, ZNS होगा। चलो 0.414 से 0.732 के बीच में देखने मिला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने मिलेगा। वॉइड कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। और NaCl बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, NaCl का स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो होता है, अभी तो हम रेडियस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद वही बात करेंगे ना डिफरेंट टाइप के आयनिक सॉलिड के बारे में, तो इस केस में आपको जो एग्जांपल देखने मिलता है NaCl का देखने मिलता है। और अगर 0.732 से 1 के बीच में आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। वॉइड कौन सी होगी, क्यूबिक वॉइड होगी। और एग्जांपल कौन है इसका, CSCl है। क्या है एग्जांपल इसका, CSCl। अब आपको दिमाग में क्या बैठा,
हाँ सर, लॉजिक तो आपने पूरा डिटेल में हमको समझा दिया, मैंने सिर्फ एक का एक्सप्लेनेशन दिया है, सबका एक्सप्लेनेशन देते रहूँगा तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इतना अपने सिलेबस में नहीं है बेटा 12th लेवल पे। फिर भी मैंने आपको कहानी बताई कि कहानी कहाँ से आती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल तक आप जाओगे तो आपको समझ तो आना चाहिए कि अनुराग सर ने निकाला तो कहाँ से निकाला, क्या मन से ही इनने रख दिया क्या? नहीं बेटा, हर चीज़ के पीछे प्रूफ होता है ना, कि रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन मैंने निकाला तो हर केस में कहाँ से निकाला, ये मैंने आपके सामने वो पूरा प्रूफ लाके रख दिया। अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सर हमारे पास 4 रेंज आ रही हैं, 0.155 से 0.225, समझो 0.155 से कम होगा तो अभी मैंने आपको बताया था कहानी लीनियर हो जाएगी, ठीक है। कैटायन बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, तो समझना उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आएगा। चलो ठीक है, तो 0.155 से 0.225 आया, बोलो 0.155 से 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है, वॉइड बनी ट्रायंगुलर। 0.225 से 0.414 आया, कितना आया? 0.225 से 0.414 आया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। कौन सी वॉइड देखने मिली अपने को? टेट्रागोनल वॉइड, ठीक है, एग्जांपल ZNS, ठीक है। 0.414 से 0.732 आया, तो NaCl इसका एग्जांपल हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने मिलेगा, एग्जांपल परफेक्ट NaCl, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने मिलेगी। और 0.732 से 1 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 देखने मिलेगा, क्यूबिक वॉइड देखने मिलेगी, और CaCl इसका एग्जांपल होगा। क्यूबिक वॉइड, अरे BCC आपने देखा है ना, जैसे बीच में एटम होता है ना, बीच में एटम होता है, सेम वैसा ही एटम देखने मिलता है। और आपको क्या देखने मिलेगा? इसका परफेक्ट एग्जांपल, इसका परफेक्ट एग्जांपल CaCl देखने मिलेगा। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भैया, तो ये अपनी रेडियस रेशियो की अलग अलग कितना होना चाहिए कहानी, उसके बारे में बात हुई। अब अपन बात करते हैं इस कहानी को, अब अपन बात करते हैं इस कहानी को कि अलग अलग आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? अलग अलग आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड में NaCl का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं? NaCl का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, समझना, इसको ही मैं थोड़ा और डेप्थ में समझाऊं कहानी को, इसे शुरू करने से पहले समझना। अगर मैं आयनिक कंपाउंड, देखिएगा कोई टेंशन की बात नहीं है, वैसे तो अपन डिटेल में ही देखेंगे। अगर मैं अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करूं, लॉजिक समझना, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करूं, ठीक है। तो लॉजिक समझना, हमको कितने टाइप के आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना? एक हमको देखना है AB टाइप के कंपाउंड। किस टाइप के कंपाउंड? AB टाइप के, A+B- टाइप के। इसमें अपने को देखना है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर? इसमें अपने को देखना है NaCl का स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अपने को देखना है CsCl का स्ट्रक्चर, और इसी में मैं किसका ZnS का स्ट्रक्चर रख देता हूं, लेकिन Zn कैसा होता है? +2 होता है, और S कैसा होता है? -2 होता है। क्लियर है? क्लियर है। चलो, दूसरा अपने को देखना है AB2 टाइप का स्ट्रक्चर। किस टाइप का स्ट्रक्चर? AB2 टाइप का स्ट्रक्चर। और तीसरा अपने को देखना है A2B टाइप का स्ट्रक्चर, A2B टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। AB2 टाइप के स्ट्रक्चर में आप बात करेंगे CaF2 के बारे में बात कर लेंगे। किसके बारे में बात कर लेंगे? CaF2 के बारे में बात कर लेंगे, जिसे अपन कहते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर भी, जिसे अपन क्या नाम देते हैं? फ्लोराइट स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्लोराइट स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं। और A2B टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन एग्जाम्पल के तौर पर रख देंगे Na2O को, जिसे अपन नाम देंगे एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। क्या नाम देंगे? एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। पहले ये फ्लो चार्ट बना लो, अब तुमको कहानी समझ आ गई होगी, अब तुम लोगों को कहानी समझ आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा CsCl के, फिर तीसरा ZnS के, फिर AB2 टाइप में CaF2 जिसे फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहते हैं, और Na2O जिसे एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये अपनी कहानी होगी। ये क्या होगी? अपनी कहानी होगी, जो कि मेरी जुबानी होगी। प्लीज इतना नोट डाउन करो, प्लीज इतना नोट डाउन करो, फिर कहानी को मैं नया आयाम और नई दिशा देता हूं। प्लीज इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं कहानी को नया आयाम और नई दिशा देता हूं। क्लियर है? चलो, अब कहानी को समझते चलना, कहानी को समझते चलना, ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे अपन नाम देते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिसे अपन क्या नाम देते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब देखना बेटा, NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, ठीक है, ठीक है, घरों में नमक देखा होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बेसिक में जाके स्टडी करोगे, लैटाइस पॉइंट तक जाके, यूनिट सेल तक जाके, तो आपको यह पता चलेगा इसमें जो एनायन होता है, क्लोराइड आयन होता है, क्या होता है? एनायन या क्लोराइड आयन होता है, वो क्या बनाता है? FCC लैटाइस बनाता है। क्या बनाता है? FCC लैटाइस बनाता है। समझना, क्लोराइड आयन क्या बनाता है? FCC लैटाइस या FCC यूनिट सेल बनाता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? FCC बना रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FCC? फेस सेंटर्ड क्यूबिक
स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब एटम कहां कहां प्रेजेंट होंगे? एटम कहां कहां प्रेजेंट होंगे? एटम कहां कहां प्रेजेंट होंगे? एटम प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे। कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। इसके अलावा कहां प्रेजेंट होंगे? एटम प्रेजेंट होंगे फेस सेंटर पे। कहां प्रेजेंट होंगे? फेस सेंटर पे। ठीक है, कॉर्नर पे एटम है। कॉर्नर पे जो एटम होगा, कॉर्नर 8 होते हैं, तो कॉर्नर पे 8 एटम है और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो इसे अपन ने 1 से रिप्रेजेंट करा। टोटल एटम, इफेक्टिव एटम कितने हुए? 1। फेस सेंटर पे जो एटम होगा, 6 फेसेस होते हैं और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो टोटल कितने हो गए? 3। मतलब जो क्लोराइड आयन होंगे वो टोटल कितने प्रेजेंट होंगे? 3 और 1 4 प्रेजेंट होंगे। जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कॉर्नर, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर वाली फेस, नीचे वाली फेस, अगल वाली फेस, बगल वाली फेस और सामने वाली फेस, पीछे वाली फेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपने कौन है? क्लोराइड एटम। कॉर्नर, कॉर्नर पे जो है वो है अपने कॉर्नर एटम, और जो ये इधर ये ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल ये है अपने फेस सेंटर्ड एटम। क्या है? अपने फेस सेंटर्ड एटम। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लोराइड एटम कितने हुए? Z = 4 हो गया। अब मैंने कहानी की शुरुआत जो आज आपकी करी थी, कहानी की शुरुआत जो आज आपको करी थी कि अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम Z अगर 4 आ रहा है, इफेक्टिव एटम 4 आ रहा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतनी ही होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल होती है। यही कहानी मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था, ये कहानी इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आपको पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? उतनी ही होंगी, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल होंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगी? उसकी डबल होंगी। बोलो क्लियर है सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? डबल होंगी। अब जो सोडियम आयन है सारी की सारी किस में प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। सोडियम कहां प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां पाई जाती है? मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक बॉडी के सेंटर पे पाई जाती है और 3 कहां पाई जाती है? H के सेंटर पे पाई जाती है। तो सोडियम आयन कहां कहां प्रेजेंट होगा? बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा और H के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। क्या आप देख पा रहे हैं? ये H के सेंटर पे सोडियम आयन प्रेजेंट, H के सेंटर पे सोडियम आयन प्रेजेंट, H के सेंटर पे सोडियम आयन प्रेजेंट। ये एक यूनिट सेल है, ये किसी और से भी तो शेयर कर रही होगी भैया। कोई सॉलिड अकेली एक यूनिट सेल से तो मिलकर नहीं बनता ना, ये यूनिट सेल रिपीटेशन शो करती है, तो बाकी और किसी से भी मिलके बन रही होंगी, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सोडियम आयन कहां का प्रेजेंट हो गया भैया? सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि एक यूनिट सेल में सोडियम आयन, नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लोराइड आयन 4 है और नंबर ऑफ इफेक्टिव सोडियम एटम 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लोराइड एटम 4 है और नंबर ऑफ इफेक्टिव सोडियम एटम कितने हैं? 4 है। अब अगर आप किसी एक एटम को देखोगे, किसको? किसी एक एटम को देखोगे, जैसे सोडियम को देखोगे, तो एक सोडियम को जब आप देखोगे वो टोटल 6 एटम से घिरा रहता है। कितना एटम से घिरा रहता है? 6 एटम से घिरा रहता है। हमने क्या कहा? कैटायन को एनायन सराउंड करके रखते हैं। समझना, समझना बेटा, समझना। ये एक है, मान लीजिए ये अपना क्या है? क्लोराइड सोडियम एटम है। ये क्या है? अपना सोडियम एटम है। तो एक एटम को कितना? 6 एटम ने सराउंड करके रखा होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 6 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 6 आता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, सोडियम जैसे सॉरी क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl 6 है, तो क्लोराइड आयन का भी कितना होगा? क्लोराइड आयन का भी कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। ये अपनी कहानी है NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में। ये कहानी है NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? आखिरी में एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें कहानी क्लियर हो जाएगी। ना डरना है ना घबराना है, बस बढ़ते हुए चले जाना है। अब मैं इस कहानी को अगर इलॉबरेट करके देखूं, इस कहानी को मैं इलॉबरेट करके देखूं, मैं किसी एक एज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी एक एज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ब्लू कलर से बने हुए हैं, जो ब्लू कलर से बने हुए हैं वो मेरे कौन है? जो ब्लू कलर से बने हैं वो मेरे क्लोराइड एटम है। ठीक है, जो ब्लू कलर से बने हैं वो मेरे क्लोराइड एटम है, और जो रेड कलर से बने हैं, रेड कलर से बने हैं एच के सेंटर पे, वो मेरे सोडियम एटम है, और फिर ये मेरे कौन है? क्लोराइड एटम है। कौन है? क्लोराइड एटम है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब जो मेरा क्लोराइड एटम है उसकी रेडियस कितनी है? R, इसकी R, इसकी R और इसकी भी कितनी हो गई? R। टोटल 4R। मतलब एक एज लेंथ की एक ही बात करूं, किसकी बात करूं? एक ही बात करूं, तो एक इसके बराबर आ रहा है। जैसे आप देखो, इसी को मैंने यहां दिखाने की कोशिश करी। अब देखो, ये मैंने यहां दिखाया, ये यहां दिखाया है कि भैया एक क्लोराइड एटम, एक सोडियम एटम और ये क्लोराइड एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ क्लोराइड एटम, रेडियस ऑफ क्लोराइड एटम, रेडियस ऑफ सोडियम एटम। 2 रेडियस ऑफ सोडियम एटम और 2 रेडियस ऑफ क्लोराइड एटम, एक वो किसके बराबर होता है? एज लेंथ के बराबर होता है।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कब जाता है, अगर आपसे ये पूरी कहानी के बाद पूछ ले कि डेंसिटी ऑफ NaCl कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ NaCl कितनी होगी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम निकाल के देख चुके हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं कि Zm/A³ × Na होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, Zm/A³ × Na के बराबर होता है। अगर Zm/A³ × Na के बराबर होता है, Z नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने लेंगे अपन, 4 लेंगे। यहाँ पे ये बात याद रखना। मास NaCl का कितना लोगे आप, जल्दी बता दो। मास NaCl का कितना ले लोगे आप, सोडियम होता है 23, Cl कितना होता है 35.5, तो ये कितना हो गया आपका 58.5, कितना हो गया 58.5 हो गया, कितना हो गया 58.5 हो गया। ठीक है, आपने मास ले लिया। A हो सकता है A आपको कभी ना दिया रहा है, A आपको A³ होगा यार, चलो इंसानों से ही गलतियां होती है, ये A³ होगा। क्या होगा ये अपना A³ होगा, समझना। अगर A³ होगा इंटू Na क्या होता है अपना, एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है 6.023 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23 होता है। अब NaCl का मास आ गया, A कभी ना दिया रहे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, A ना दिया रहे तो आपको रेडियस दे दिया जाएगा सोडियम आयन का, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम आयन ऐसा करना, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन ऐसा करना, आपको A निकल आएगा और A का क्यूब कर देना, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन आएंगे, जो कहानी आएगी, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। आई होप मैंने इसे आपके एकदम दिमाग में बैठा दिया होगा, आई होप इसे मैंने आपके दिमाग में एकदम बैठा दिया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस उसके कॉन्सेप्ट समझते चलिए, इसे नोट डाउन करते हुए चलिए, इसे नोट डाउन करते हुए चलिए। केमिस्ट्री बहुत आसान है, ना डरना है ना घबराना है, बस बढ़ते हुए चले जाना है। केमिस्ट्री बहुत आसान है बच्चों, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो बात करते हैं अगली कहानी के बारे में, बात करते हैं अगली कहानी के बारे में, देखिएगा। चलिए अगला स्ट्रक्चर है अपना CaCl स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है CaCl का। जैसे कि अभी NaCl में क्लोराइड आयन FCC यूनिट सेल बना रहे थे, और जो अपने सोडियम आयन थे 100% किस में प्रेजेंट थे बेटा, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट थे। ये अभी अपन ने देखा 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट थे, सोडियम आयन प्रेजेंट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट था, सोडियम आयन प्रेजेंट थे। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे CaCl के स्ट्रक्चर की, जैसे अभी अपन ने देखा था CaCl में ऊपर अगर अपन बात करें तो CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता था, 8 आता था, और इसमें कैसी वॉइड होती थी, क्यूबिक वॉइड। इसी कहानी को अपन डिटेल में समझते हैं। इसमें जो क्लोराइड आयन होता है, इसमें जो क्लोराइड आयन होता है वो बनाता है SCC यूनिट सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। क्या बनाता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। ठीक है, मतलब क्या है, क्लोराइड आयन सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। कहां होंगे, यहां क्लोराइड आयन होगा, यहां क्लोराइड आयन होगा, यहां क्लोराइड आयन होगा, यहां क्लोराइड आयन होगा क्यूब के, यहां क्लोराइड आयन होगा, यहां क्लोराइड आयन होगा, ये यहां क्लोराइड आयन है, यहां क्लोराइड आयन है, यहां क्लोराइड आयन। एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है, एक का पार्टिसिपेशन होता है 1/8। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन आपको निकालने हैं। 1 कैसे आया, देखना, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन आपको निकालने हैं। टोटल 8 है क्लोराइड आयन, एक का पार्टिसिपेशन 1/8 है, तो भैया ये कितना हो गया, 1। इसलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लोराइड आयन कितना हो गया, 1 हो गया। नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लोराइड आयन कितना हो गया, 1 हो गया। अब लॉजिक समझना, सीजियम आयन जो होता है, सीजियम आयन एकदम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, मतलब सेम स्ट्रक्चर BCC जैसा है। सीजियम आयन कहाँ प्रेजेंट होता है, सीजियम आयन प्रेजेंट होता है एकदम क्यूबिक वॉइड में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सीजियम आयन कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, वो भी कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नंबर ऑफ सीजियम आयन भी कितने होते हैं, 1 होता है। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 1 यूनिट सेल कितना आया, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 1 यूनिट सेल 1 आया। नंबर ऑफ सीजियम आयन इन 1 यूनिट सेल, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो क्लियर है, क्लोराइड आयन एक यूनिट सेल में वो भी 1 हो रहे हैं इफेक्टिव, और सीजियम आयन भी 1 हो रहे हैं, सीजियम आयन भी 1 हो रहे हैं। अब मैं बात करूं कि एक अगर सीजियम आयन की बात करूं या CaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो भैया एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन 8, या मैं ये बोल दूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CaCl ये भी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ये भी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने कहा था जैसे जैसे कैटायन को एनायन ज्यादा घिरते जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी बढ़ती जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड उतनी ज्यादा। अब लॉजिक समझने वाली बात क्या है, यहां पे जो सीजियम आयन है ये क्लोराइड आयन है और ये क्लोराइड आयन है। आपको पता होना चाहिए ये मेरा रूम है, रूम में अगर रूम भी मेरा एकदम जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा,
ये रूम भी एकदम क्यूबिक फॉर्म में है। रूम में सेंटर पे रखा हुआ है, अपना सेंटर पे रखा हुआ है सीजियम आयन, एक कॉर्नर पे है क्लोराइड आयन, एक कॉर्नर पे है क्लोराइड आयन। तो ये जो मेरा बॉडी डायगोनल होता है ये √3 होता है। कितना होता है बॉडी डायगोनल? ये √3 होता है। कैसे आया सर? ये बॉडी डायगोनल अपने को निकालना है तो ये इसको अपन को निकालना है, ठीक है। तो ये a और ये √2a √2 है तो ये कितना आता है? √3a आता है। तो बॉडी डायगोनल जिसमें 2r सीजियम आयन, r क्लोराइड आयन और r क्लोराइड आयन किसके बराबर होता है? √3a के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ऊपर जो आपने बात करी थी 2r सोडियम आयन प्लस 2r क्लोराइड आयन a के बराबर था, यहां पे जो आपने बात करी 2r क्लोराइड आयन प्लस 2r सीजियम आयन किसके बराबर है? √3a के बराबर है। इससे आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है? Zm/a³ × Na के बराबर होती है। आप जेड का फॉर्म जेड रखोगे, ठीक है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जेड इसके लिए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एम कितना रख दोगे? इसका 168.5 होता है, ठीक है। ए अगर नहीं दिया है तो आपको पता है 2r सीजियम आयन प्लस 2r क्लोराइड आयन किसके बराबर है? किसके बराबर है? √3a के बराबर होता है। यहां से आप a भी निकाल सकते हैं। और Na आपको पता है एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 होता है। 6.023 × 10⁻23 होता है। इस तरीके से आप CSCl के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरीके से आप CSCl के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सिंपल कहानी है, जल्दी आइए। बहुत सिंपल कहानी है, जल्दी आइए। कि इसमें क्लोराइड आयन एससीसी बना रहा था, सीजियम आयन कहां प्रेजेंट था? सीजियम आयन कहां प्रेजेंट था? क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था? 8 आ रहा था। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव सीजियम एटम कितना है? 1 है। क्लोराइड एटम कितना है? 1 है, ठीक है। और यहां पे अगर अपन बॉडी डायगोनल निकालें तो 2r क्लोराइड आयन प्लस 2r सीजियम आयन किसके बराबर होता है? √3a के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी कहानी जो की थी मेरी जुबानी। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? बढ़ूं आगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहानी है फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था फ्लोराइट स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? CaF2 में या SrF2 में पाया जाता है, जिसमें इसकी वैलेंसी +2 और इसकी वैलेंसी -1 होती है। उसे अपन कहते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अपन एक एग्जांपल लेके करते हैं CaF2। क्या एग्जांपल लेके कर रहे हैं? CaF2, जिसमें जो कैल्शियम आयन होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कैल्शियम आयन या ये जो अपना डाइवैलेंट आयन है, डाइवैलेंट आयन है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना। जो डाइवैलेंट आयन है वो क्या बना रहा है? FCC या CCP यूनिट सेल बना रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FCC या CCP यूनिट सेल? मतलब सर एटम कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा कहां प्रेजेंट होंगे? फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम FCC के केस में कितने आते हैं? 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। इससे हमें क्या पता चल गया सर? अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 आ रहे हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी, नंबर ऑफ कैल्शियम आयन कितना होगा? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी हो गई? 4, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड इसकी डबल होंगी। अब एक कैल्शियम की आयन की तुलना में फ्लोराइड आयन दुगने हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो रह नहीं सकते, इनको रहना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में ही। तो कहानी समझना, जो फ्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट होंगे? कहां प्रेजेंट होंगे? सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड में, 8 की 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे। कहां प्रेजेंट होंगे? सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा। अगर अब आपको पता चल गया कि ठीक है कि एक यूनिट सेल है, उसमें कैल्शियम आयन कितने हैं? कैल्शियम आयन 4 हैं। कैल्शियम आयन कितने हैं? 4 हैं। और फ्लोराइड आयन कितने हैं? 8 हैं। कैल्शियम आयन 4 है, फ्लोराइड आयन 8 है। तो सिंपल सा याद रखने का तरीका, अगर आपको इनका कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया है कि CA4F8 है। मतलब अब याद रखने का तरीका वो देखा होगा ना आपने, वो एक अक्षय कुमार मूवी में ऐसा करता है, इधर का उधर कर दिया अपन ने, इधर का उधर कर दिया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कैल्शियम आयन 4 हैं तो ये 8 फ्लोराइड को घेरे हुए होंगे। तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम कितना आएगा? 8 आएगा। और अगर आपको फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन या फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है तो इसको 4 कैल्शियम ने घेरा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। ये अपना हो गया किसका कैसा स्ट्रक्चर? CaF2 या SrF2 का स्ट्रक्चर, जिसे अपन कहते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आखिरी में एक फ्लोचार्ट बनाऊंगा, तहलका मचा देंगे, उसमें सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। आज के पूरे लेक्चर की कहानी क्लियर हो जाएगी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कैल्शियम आयन FCC यूनिट सेल बना रहे थे, Z4 था, ठीक है। और जितने भी फ्लोराइड आयन है सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ये अपना किसका स्ट्रक्चर हो गया? फ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया? फ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। बोलो क्लियर है? बढ़ूं आगे? सेम यही कहानी याद रखना। इसमें जो डाइवैलेंट एटम था उसने क्या बनाया?
FCC यूनिट सेल बनाया। सेम यही कहानी नोट डाउन करिए आपने, सेम यही कहानी आपकी पाई जाएगी बेटा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। किसमें पाई जाएगी? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे Na2O का स्ट्रक्चर, K2O का स्ट्रक्चर या Na2S का स्ट्रक्चर। अब अगर मैं Na2O को देखूं, किसको देखूं? Na2O को देखूं तो इसमें ऑक्सीजन मेरा डाईवैलेंट है जिसपे -2 चार्ज होता है और सोडियम मेरा मोनोवैलेंट है। सोडियम मेरा कैसा है? मोनोवैलेंट है। सोडियम मेरा कैसा है? मोनोवैलेंट है। ऑक्सीजन मेरा कैसा है? डाईवैलेंट है। कैसा है? डाईवैलेंट है। अब जो डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, क्या है? डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम। जैसे वहां डाईवैलेंट कौन था? कैल्शियम एटम था। तो O-2 क्या बनाएगा? FCC यूनिट सेल बनाएगा। क्या बनाएगा? FCC यूनिट सेल बनाएगा। मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए या आयन कितने आ गए? 4 आ गए। लेकिन अब आपको पता है ऑक्सीजन की तुलना में सोडियम आयन डबल है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चला? टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगी। अब अगर सोडियम आयन डबल है, मोनोवैलेंट सोडियम आयन डबल है, मतलब सर ये अपनी 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो रह नहीं सकती, 8 की 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेंगी। तो सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपको क्या पता चल गया कि भैया ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं और सोडियम आयन कितने हैं? 8 हैं। अब अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का पता करना है तो सोडियम का कितना हो गया? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन का पता करना है तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8। इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कहानी है अपनी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की। ये कहानी है अपनी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की। याद रखना हम एनसीईआरटी को छूते हुए चलेंगे, लेकिन जो कहानी अपने नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसे एकदम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही क्लियर करा दिए थे कि अपने को पढ़ना कैसे कैसे है। तो आइए यहाँ तक, आइए यहाँ तक। CO नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एक चार्ट बनाऊंगा, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं ZnS का स्ट्रक्चर, या जिसे कहते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिसे अपन क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी अपन ने देखा था जैसे Zn, इसमें जिंक कैसा होता है? +2 होता है और सल्फाइड कैसा होता है? -2 होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सल्फाइड -2 क्या बना रहा है? FCC यूनिट सेल बना रहा है। FCC यूनिट सेल बना, मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने आए? 4 आए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी आ गई भैया? 4 आ गई। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसकी डबल होंगी। लेकिन यहाँ मजेदार बात क्या है? मजा क्या है? मजा क्या है? कुछ तो मजा है ला ला, इसके आगे का गाना अपने को नहीं आता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि सल्फाइड आयन 4 हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4, टेट्राहेड्रल वॉइड भी 8। लेकिन सर अब ध्यान देना, आपको लग तो रहा है कि सल्फाइड आयन सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाए जाएंगे, लेकिन बेटा ये तो एक्सपेरिमेंटली अपन ने देखा ना कि कौन सा आयन कहाँ पाया जा रहा है। हमने तो बनाया नहीं है। नेचर में जो पाया जा रहा है जिंक ब्लेंड या ZnS, इसका स्ट्रक्चर तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो हमें पता चला जिंक आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ना रह के 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में पाया जाता है। जिंक आयन प्रेजेंट होता है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में। मतलब अगर 8 है तो 8 में से 4 में कौन पाया जा रहा होगा? अपना कौन पाया जा रहा होगा? अपना जिंक आयन पाया जा रहा होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयन भी कितने हो गए? 4 हो गए। जिंक आयन भी कितने हो गए? 4 हो गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को देखना है, तो याद करो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4, या ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। तो याद करो B2O3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा था, ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था। इसके अलावा अपना NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, CHCl का कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना आ रहा था? 8 आ रहा था। प्लीज इसे नोट डाउन करें, प्लीज इसे नोट डाउन करें, प्लीज इसे नोट डाउन करें। क्लियर है? आखिरी में एक फ्लो चार्ट बना के पूरा तहलका मचा देंगे। आखिरी में एक फ्लो चार्ट बना के पूरा तहलका मचा देंगे। चलो नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी। एक है कोवेलेंट सॉलिड डायमंड। नीट 2013 में बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था। नीट 2013 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था। इस कहानी पे थोड़ा गौर फरमाएं। डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। डायमंड में जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम होता है, वो बनाता है FCC या CCP लटाइस। क्या बनाता है? FCC या CCP यूनिट सेल बनाता है। ठीक है, FCC या CCP बना दिया तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 होना तय है। क्यों? क्योंकि सर एटम कॉर्नर कॉर्नर पे होंगे। एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर कॉर्नर पे होंगे। बार बार बताते चल रहा हूं, एटम कॉर्नर कॉर्नर पे होंगे। और इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होंगे? इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होंगे भैया?
फेसेस पे प्रेजेंट होंगे, ऊपर वाली फेस, नीचे वाली फेस, सामने वाली, पीछे वाली, अगल वाली, बगल वाली। कॉर्नर 8 है, कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8, फेस 6 है इंटू 1/2, कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब कार्बन एटम एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी हो गई? 4 हो गई। और टेट्राहेड्रल वॉइड भी कितनी हो गई भैया? इस स्ट्रक्चर में 8 हो गई। ये तो अपने को पता है सर ये तो हमको पता है, हमने पिछली क्लासेस में ही अपन ने स्ट्रक्चर देखा था कि अगर एफसीसी स्ट्रक्चर आ रहा है तो भैया ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 बनती है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी दुगनी होती है। इसके अलावा कार्बन एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं भैया? एफसीसी लेटाइस बना है, इसके अलावा कार्बन एटम 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में भी पाए जाते हैं। मतलब अगर एक यूनिट सेल की बात करो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 8 होते हैं। यही नीट 2013 का क्वेश्चन था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एग्जाम मैंने दिया था, और आपको क्या लगता है मैं सही करके आया हूंगा या गलत करके आया हूंगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एक यूनिट सेल में कितने पाए जाते हैं? याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एक यूनिट सेल में कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको दिमाग में रखना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 यूनिट सेल 8 होते हैं। 4 बनाते हैं एफसीसी और 4 बनाते हैं 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। आइए, दिस इज डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर आपने डायमंड को देखा होगा, अब अगर आप डायमंड के एक कार्बन को देखोगे तो कार्बन कैसा सराउंडेड रहता है? बनाया आपने, ठीक है, बनाया। अगर किसी एक कार्बन एटम को आपने देख लिया तो देखना क्या पाया जाएगा आपको? कार्बन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज दिखेगा। कैसा दिखेगा? टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज दिखेगा। और कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा पाया जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन 4 और कार्बन को घेरे रहता है। अगर आप सिंगल कार्बन को देखोगे तो आपको 3 डायमेंशनली कार्बन ऐसा अरेंज दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर आएगा टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर आएगा? इसका स्ट्रक्चर आएगा टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर आएगा? टेट्राहेड्रल। आपको डेंसिटी निकालना है Zm/A³ × Na, लेकिन यहाँ Z लेते हैं 8, ये चीज मत भूलिएगा। मास कार्बन का आप 12 ले लोगे, A³ आप दिया रहेगा एग्जाम में, Na एवोगैड्रो नंबर होता है। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है। प्लीज इसे नोट डाउन करें। अब मैं सारे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए उसको मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं, पूरी क्लास को समराइज करने की मैं कोशिश करता हूं। समझिएगा, अगर पूरी क्लास को समराइज करना है तो समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखना, ठीक है। ठीक है, चलो देखना, अगर अपन बात करें ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। NaCl का स्ट्रक्चर जब अपन ने देखा था तो क्लोराइड आयन क्या बना रहा था? FCC यूनिट सेल बना रहा था। मतलब Z कितना था? 4 था। इससे आपको क्या पता चला? ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी हुई? 4 हुई। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई? 8 हो गई। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। अब जो कार्बन एटम था, सोडियम एटम था, जो कौन सा था? सोडियम एटम था, वो कहां प्रेजेंट था? सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट था। मतलब ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। इसके अलावा जो अपने को पता चला था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था? अपन ने देखा था 6 आ रहा था। चलो दूसरी बात करें अपन CSCl स्ट्रक्चर की। इसमें क्लोराइड आयन क्या बना रहा था? SCC यूनिट सेल बना रहा था। मतलब Z कितना आया था? 1 आया था, ठीक है। और जो सीजियम आयन था वो अपना कहां प्रेजेंट था? क्यूबिक वॉइड में था। कहां था? क्यूबिक वॉइड में था। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था? 8 आ रहा था। चलो मैं बात करूं तीसरी कहानी के बारे में बात करूं। फ्लोराइट स्ट्रक्चर जैसे CaF2 में देखने मिलता है, जिसमें
डाईवैलेंट एटम क्या बना रहा था, FCC बना रहा था, FCC बना रहा था। मतलब ये कितना था, Z इज इक्वल टू 4 था। मतलब ऑक्टाहेड्रलॉइड कितनी थी बेटा, ऑक्टाहेड्रलॉइड भी 4 थी, टेट्राहेड्रलॉइड 8 थी। अब ये डबल चाहिए इसकी तुलना में, मतलब जितने भी फ्लोराइड आयन हैं ऑल टेट्राहेड्रलॉइड में पाए जा रहे हैं, ऑल टेट्राहेड्रलॉइड में पाए जा रहे हैं। अब अगर कैल्शियम कितने हैं, एक यूनिट सेल में 4 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम कितना था, कैल्शियम कितना था, 8 था, 8 था। और कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोराइड आयन का कितना था, फ्लोराइड आयन का कितना था, 4 था। ये अपन ने देख लिया, कैल्शियम 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। चौथा अपन ने देखा किसके बारे में, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो कि Na2O में पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन -2 क्या बना रहा था, FCC यूनिट सेल बना रहा था। मतलब Z कितना आया, 4 हुआ। ऑक्टाहेड्रलॉइड भी 4 हुई, लेकिन टेट्राहेड्रलॉइड कितनी हो गई, टेट्राहेड्रलॉइड कितनी हो गई, टेट्राहेड्रलॉइड 8 हो गई, टेट्राहेड्रलॉइड 8 हो गई। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें सोडियम आयन की, तो सोडियम आयन क्या बनाता था, सोडियम आयन कहां प्रेजेंट था, सोडियम आयन सारे के सारे टेट्राहेड्रलॉइड में प्रेजेंट था। मतलब सोडियम आयन कितना आ रहा था, सोडियम आयन कितना आ रहा था टोटल, ये 8 हुआ, तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 कितना आया था, 8 आया था। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन ये कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। चलो ठीक है सर। पांचवा स्ट्रक्चर की बात करें, ZnS या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की, तो इसमें सल्फाइड आयन क्या बना रहा था अपना, जल्दी बोलो, FCC यूनिट सेल बना रहा था। मतलब Z कितना था, 4 था। ऑक्टाहेड्रलॉइड भी कितनी थी, 4 थी। और टेट्राहेड्रलॉइड भी कितनी थी, टेट्राहेड्रलॉइड 8 थी। लेकिन मजेदार बात क्या थी, इसमें Zn+2 आयन क्या बनाता था, Zn+2 आयन 50% टेट्राहेड्रलॉइड में प्रेजेंट था, 50% टेट्राहेड्रलॉइड में प्रेजेंट था। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ZnS का कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। छठवीं बात करूं मैं डायमंड की बात करूं तो याद करिए, डायमंड में कार्बन क्या बना रहा था, FCC। इसके अलावा कहां प्रेजेंट था कार्बन, 50% टेट्राहेड्रलॉइड में, 50% टेट्राहेड्रलॉइड में। मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कार्बन एटम कितने थे, टोटल कार्बन एटम कितने थे, टोटल कार्बन एटम 4 + 4 कितना था, 4 + 4 कितना था, 8 था। ये सारी कहानी को मैंने समराइज कर दिया। आई होप आप इस कहानी को समझ के रट लेंगे। क्या पता ये कहीं भी आ जाए, इसे कंपटीशन विंडो का नाम दे दीजिए, कंपटीशन विंडो का नाम दे दीजिए। क्या पता ये आपसे कहां पूछ ले एग्जामिनर, इसे कंपटीशन विंडो का नाम दे दीजिए। प्लीज नोट डाउन करें। बहुत प्यार से सारी कहानी को अपन ने खत्म कर दिया, बहुत प्यार से सारी कहानी को अपन ने खत्म कर दिया। आई होप आपके दिमाग में ये कहानी बैठ चुकी होगी। नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया। चलिए बढ़ाता हूं कहानी को आगे, ठीक है। तो यहां पे अपनी कहानी रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता था। 0.225 से 0.414 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। 0.414 से 0.732 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था। और 0.732 से 1 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था। रेडियस रेशियो और डिफरेंट टाइप के आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों, मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं, मैग्नेट ब्रेन आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे बेस्ट और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो भी ये नहीं कि आपके एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके, जहां से आपका फ्रेम बहुत अच्छा और आपका बेस बहुत अच्छा तैयार कर दे, ताकि आप कोई भी कंपटीशन में उतरे नीट और जेई में तो आप तहलका मचा दें। इसीलिए मैग्नेट ब्रेन पे डेली बेसिस पे आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस आते हैं। और कई बार अगर आप वीडियोस फाइंड नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.magnetbrains.com पे। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्लास KG से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन पे एक्सक्लूसिवली ओलंपियाड्स और NTSC लॉन्च किया जा चुका है और जल्दी यहां पे नीट और जेई लॉन्च किया जाना बाकी है। जुड़े रहिएगा पहले तो मैग्नेट ब्रेन के साथ। और अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 12th पे क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा यहाँ जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं क्लास 12th केमिस्ट्री की बुक 1 अभी फिजिकल केमिस्ट्री संभाल रहा हूं, आपको जाना है वॉच नाउ पे। आप जैसे ही जाएंगे वॉच नाउ पे,
जितने भी लेक्चर्स अपने बन चुके हैं, अभी जैसे अपन सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी लेक्चर आ चुके हैं आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो आपकी ये जो क्वेरी थी कि सर हमें वीडियोस मिल नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, आपको ऐसे प्रॉपरली अरेंज मिल जाएंगे। आपको क्लिक करना है सिंगली, आपको मैं पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन पे अगर आप वन टाइम रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो भी दिए हुए हैं, जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर वन शॉट रिवीजन वीडियो देखना है तो आप वॉच नाउ पे जाइए। ठीक है, वॉच नाउ पे जाइए, देखिए यहाँ वन शॉट रिवीजन वीडियो का अलग ही सेगमेंट बना हुआ है। आप जैसे ही वॉच नाउ पे जाएंगे, जितने भी चैप्टर हैं उनके वन शॉट रिवीजन वीडियो दिख जाएंगे। जैसे मैंने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, इन सब के बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, आधी बुक हो चुकी है, जिसके वन शॉट रिवीजन वीडियो मैंने आपके लिए लाके रख दिए हैं। उससे आप नीट और जेई के एक दिन पहले वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी बेस्ड है सारा कॉन्सेप्ट, और आप तो जानते ही हैं नीट और जेई का बेस एनसीईआरटी बेस्ड ही लिया जाता है। आप सिंगल क्लिक करने पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। और अगर यहां तक अभी आप आ ही चुके हैं तो सुनिए, ये जो हमारा फ्री एजुकेशन का मोटो है, इसे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही मेहनत जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इसे लोगों तक पहुंचाइए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो कहानी जोश और जुनून के साथ हमने शुरू करी वो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।